गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तीन टाइप के सब्सटेंस होते हैं बेटे। हम जो सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस जो हैं हमारे सब्सटेंस जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ सकती है, वो सब्सटेंस जिनके अंदर क्या आ सकती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ सकती हैं, उन सब्सटेंस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उन सब्सटेंस को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं भाई? तीन कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक, सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड जो हमारा रहेगा फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बेटे इनकी हमें स्टडी करनी है, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पढ़नी है, तो बड़े ध्यान से समझना बेटे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप व्हाट्सएप नंबर 9671321061 के ऊपर पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको थ्योरी से रिलेटेड आ रही हो, तो आप बेटे ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेटे हमें यहाँ पर स्टार्ट क्या करना है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, देखो इन सब्सटेंस के पास अपनी खुद की कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। इन सब्सटेंस के पास अपनी खुद की कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। बट जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं, बेटे ध्यान से, खुद की कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होती, ठीक है, मैग्नेटिज्म नहीं होता। बट जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करेंगे, एक सब्सटेंस है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, खुद का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, खुद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही इसको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसके अंदर क्या आएंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा बेटे, इसके अंदर मैग्नेटिज्म विल इंड्यूस्ड। क्लियर हुआ? इसी चीज को हम वर्ड्स में लिखते हैं और कंप्लीट नोट बनाने हैं बेटे इस पार्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे? द सब्सटेंस whose atoms did not possesses any, वो सब्सटेंस जो कि क्या नहीं करेंगे, did not possesses any net magnetic moment, any net magnetic moment on their own। इनके अंदर खुद की कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगी। बट when these substances are placed, जब हम इन सब्सटेंस को प्लेस करेंगे, कहाँ पर बेटे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, प्लेस इन
external magnetic field. When these substances are placed in external magnetic field, magnetism is induced in it. Magnetism is induced in these substance. इन सब्सटेंस के अंदर क्या होगा भाई, मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? वो जो मैग्नेटिज्म बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड। ये जो मैग्नेटिज्म बनेगा, ये मैग्नेटिज्म हमने सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट, हमने मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाया, टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट। सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, वेस्ट टू ईस्ट। ये ध्यान रखना बेटे, डायमैग्नेटिक के अंदर अगर हमने ईस्ट टू वेस्ट मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, तो जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा मटेरियल के अंदर, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वेस्ट टू ईस्ट होगी। क्लियर हुआ बेटे? ठीक है। फिर इसके बाद इसके हमें एग्जांपल्स उतारने हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले एंटीमोनी, एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटे ये एग्जाम में आया हुआ था एक बार, आपको 5-6 मटेरियल दिए हुए थे और उनमें से अलग अलग कैटेगरी बनानी थी कि डायमैग्नेटिक कौन सा है, पैरामैग्नेटिक कौन सा और फेरोमैग्नेटिक कौन सा है। एंटीमोनी हो गया, बिस्मथ हो गया, बेटे इसके अंदर कॉपर भी हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेज आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, लेड, मरकरी। तो बेटे अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म कैसे बनता है, एक एक वर्ड बेटे, एक एक स्टेप आपने पहले पढ़ा हुआ है, ध्यान से समझना है। बस पहले किया है, इसी चैप्टर में किया है हमने, ठीक है, बस उसको ध्यान से समझना है। देखो हमारे पास सब्सटेंस के अंदर क्या है, एटम है, नोट्स बनाने हैं। एटम है, एटम के अंदर क्या होंगे, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होंगे। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, करंट बनेगा भाई, इंड्यूस्ड करंट होगा। भाई इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा है, कि अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्किट क्लोज पाथ में घूम रहा है तो करंट बनेगा या नहीं बनेगा, तो यहाँ करंट बनेगा, ठीक है। करंट इंड्यूस्ड, हेंस देयर विल बी मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर क्या बनेगा फिर, मैग्नेटिक मोमेंट। इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं तो करंट इंड्यूस्ड होगा, और करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। देयर विल बी टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, दो टाइप का मैग्नेटिक मोमेंट होगा भाई इसमें, टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। वन इज एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, एंड अदर इज, दूसरा कौन सा होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट।
दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, एक एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरा कौन सा हो जाएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर होगा। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो बेटे इसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर क्या होगी, टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें वेलोसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, टेंजेंट ड्रॉ किया हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। दिस इज द, भाई ये इधर जा रहा था, किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं, वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट किधर बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। अब इसी के अंदर देखो बेटे जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर में मिलते हैं हमें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन किस में मिलते हैं, हमें पेयर में मिलते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, और उस कारण से टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, एक की क्लॉकवाइज एक की एंटी क्लॉकवाइज, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैसी हो जाएगी, जीरो होगी या नहीं होगी, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हमारी कितनी हो जाएगी बेटे, जीरो हो जाएगी। समझ में आया। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर अब इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज में, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। किसी भी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है भाई, किसी भी पॉइंट पर हमें वेलोसिटी निकालनी है। सपोज यहाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी थी, ये भी वेलोसिटी हो जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो करंट किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज के अंदर, और इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, अपवर्ड। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल। अच्छा भाई, ये जो स्पिन और एंगुलर मोमेंटम थी, स्पिन एंड एंगुलर मोमेंट कैंसल ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसल करेंगी, कैंसल ईच अदर। फिर इसके बाद डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हमने मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकाली, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहीं क्लॉकवाइज, कहीं एंटी क्लॉकवाइज, कहीं डाउनवर्ड, कहीं अपवर्ड, ये मैंने बताया है अभी। ठीक है, फिर से अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो करंट कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ये प्लेन में है, इस तरह के प्लेन में है बेटे, बोर्ड के ऊपर नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, तो करंट किधर जाएगा, क्लॉकवाइज में, और हम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, डायमैग्नेटिक के अंदर सब्सटेंस, सॉरी इलेक्ट्रॉन किस में मिलेंगे, पेयर्स में मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन किस में मिलेंगे, पेयर्स में, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएगी। कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा। ये सारा फिनोमिना, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गई, कब तक है भाई, ये जब तक इसके ऊपर कोई भी हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। क्लियर हुआ। अब देखो बेटे, यहां पर मैं इस पोर्शन को रिमूव कर रहा हूं। अब हम क्या लगाएंगे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे।
इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। ध्यान से समझना, हमने क्या अप्लाई किया है, अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। लेट ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कोयल, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कोयल। इस कोयल के प्लेन, ठीक है, ये कोयल थी यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर अप्लाई किया, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कोयल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया, किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया भाई, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब हम किसी करंट कैरिंग कोयल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करेंगे, करंट कैरिंग कोयल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करेंगे, इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। और वो फोर्स कौन सा होगा? लॉरेंज फोर्स विल बी देयर। अब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, एक लॉरेंज फोर्स, और वो फोर्स कितना होता है, QVB, क्यू इज चार्ज, तो EVB, EVB हमारा फोर्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर भाई? एक मिनट बेटे, कोई प्रॉब्लम है? सॉरी बेटे, कुछ प्रॉब्लम होगी है, तो भाई यहाँ पर लॉरेंज फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू EVB, ठीक है। और इस फोर्स की डायरेक्शन किससे दी जाएगी? द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपने थर्ड यूनिट में बहुत बार पढ़ा है, NCERT के चैप्टर नंबर 4, जो हमारी प्रदीप की बुक का थर्ड चैप्टर, उसमें बहुत बार पढ़ा है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दिस थंब रिप्रेजेंट्स फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटे यहाँ पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये इधर करंट, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट किधर आएगा, इधर आएगा या नहीं आएगा? तो इसके ऊपर नेट आउटवर्ड फोर्स, बेटे यहां लिख दो, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, एन आउटवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, आउटवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, इसके ऊपर कैसा फोर्स आएगा? आउटवर्ड फोर्स। फिर से बेटे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड लगाया है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है, यहाँ पर देखो, इस कोयल पे अप्लाई किया, ये इधर है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है यहाँ से, तो करंट किधर आएगा? यहाँ से आएगा, तो हमारी जो सेंटर फिंगर है वो इधर होनी चाहिए, तो फोर्स किधर लगेगा? आउटवर्ड, एंड आउटवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? आउटवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है, ओके बेटे। फिर इसके बाद नेक्स्ट, अगर ये आउटवर्ड फोर्स लगा है तो क्या होगा? आउटवर्ड फोर्स लगने से क्या होगा? वेलोसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीजेस, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर की तरफ था, ठीक है, बाहर एक फोर्स लगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ? कम हुआ। सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीजेस, सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज होगा, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीजेस, हेंस वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, और वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v माइनस dv,
वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, v माइनस dv हो जाएगी, जो पहले v थी अब वो वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस dv, और वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेस टू, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेस टू m माइनस dm, मैग्नेटिक मोमेंट कितना डिक्रीज हो जाएगा भाई, m माइनस dm डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में बेटे, क्लियर हुआ, ठीक है। क्या लगाया हमने, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, इधर डायगोनल डायरेक्शन में। अगर करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, EVB होगा या नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन फाइंड आउट की, ठीक है। फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, आउटवर्ड फोर्स होगा। ये आउटवर्ड फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को डिक्रीज करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज तो वेलोसिटी भी डिक्रीज, और वेलोसिटी डिक्रीज तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये इस केस को पढ़ते हैं हमने यहाँ पर भी इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा है, डाउनवर्ड लगा है। बेटे पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैग्नेटिक मोमेंट किधर लगा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है। इस केस को पढ़ते हैं हम, मैग्नेटिक मोमेंट, लेट ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लोरेंज फोर्स, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, अब इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स निकालो, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट उधर होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो करंट ये होगा या नहीं होगा, तो ये हमने यहाँ पर करंट रिप्रेजेंट किया। तो फोर्स किधर लगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो एन इनवर्ड फोर्स एक्ट ऑन मी, इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, इनवर्ड फोर्स लगेगा, और उसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज होगा भाई, hence velocity increases, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस dv, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, और वो कितना हो जाएगा, m प्लस dv, कितना हो जाएगा, m प्लस dv, समझ में आया। तो बेटे पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, m माइनस dm इस केस में, तो और इस केस में कितना आया, m प्लस dm, तो टोटल कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, 2dm, टोटल कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, 2dm बनेगा, ठीक है। तो हमने यही तो पढ़ा था कि जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएंगी, क्लियर हुआ, और इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट बना, कितना मैग्नेटिक मोमेंट बना, ट्वाइस ऑफ dm, dm इज चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर होगा बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से उतारना। अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, सबसे पहले बेटे अगर हम किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ध्यान से समझना, नॉर्थ साउथ, हमने अगर कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म बनेगा, क्या बताया था, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेफर टू पास, वो इसके अंदर से ना जाकर इसके बाहर से जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये रिपेल करेगा भाई उनको, ठीक है। नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से जाना
कहां से जाएंगी? आउटसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये मैग्नेट नहीं है भाई, ये है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म आ गया है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर भाई इसके बाद दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना, हमने लिखते रहना भाई। ऑपोजिट डायरेक्शन बनेगी, ठीक है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसके अंदर से पास नहीं होगी जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। दूसरा, नॉर्थ साउथ हमारे पास 2 to 3 mm का डिस्टेंस है दोनों मैग्नेट के बीच में। हमने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा। क्या रखा भाई? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है कहां पर जाएगा? इन द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। दोनों बहुत नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और वीक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहां पर इकट्ठा हो जाएगा? वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। या फिर अगर इनका डिस्टेंस हम ज्यादा कर देंगे, ज्यादा डिस्टेंस, ये नॉर्थ ये साउथ डिस्टेंस ज्यादा, तो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहां पर इकट्ठा हो जाएगा? वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो। और कम डिस्टेंस है 2 to 3 मिलीमीटर, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वीक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जाना पसंद करेगा। क्लियर हो गया भाई? ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारी रहेगी, थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी बेटे नॉर्थ साउथ। अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, फिर से एक मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करें तो अपने आप को किस डायरेक्शन में एडजस्ट करेगी? परपेंडिकुलर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में जाएगी? परपेंडिकुलर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जाएगी, ठीक है। ये इधर नॉर्थ इधर साउथ, ये मैग्नेट थी, ठीक है। जैसे ही इस मैग्नेट को मैं यहाँ फ्रीली सस्पेंड करूंगा, ये मैग्नेट ऐसे फ्रीली सस्पेंड की गई तो ये अपने आप को, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अपने आप को एडजस्ट करेगी, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगी, अलोंग द लाइन, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ये अपने आप को कहाँ एडजस्ट करेगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, ठीक है बेटे। फिर इसके बाद है फोर्थ, तीनों ये स्टेप समझ में आए बेटे। फोर्थ यहाँ पर, एक मिनट, फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर जो रहेगी बेटे वो क्या होगी कि हमने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यू ट्यूब के अंदर डाला। इसमें डाला है यू ट्यूब के अंदर, क्या डाल रखा है भाई हमने? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या डाला हुआ है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ पोल की एक मैग्नेट लगा दी, इधर नॉर्थ और इधर साउथ पोल की मैग्नेट लगाई। तो बेटे जैसे ही हम ये मैग्नेट लगाएंगे, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी और यहाँ से जिधर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया वहाँ से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपल्शन होगा, रिपेल होगा और ये कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होके ये इधर जाएगा, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कंप्रेस होके जो दूसरी तरफ यू ट्यूब के अंदर, दूसरी जो ट्यूब थी उसके अंदर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी? रिपेल करेगी। हमने पहले पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास नहीं होंगे, उसी का रिजल्ट है भैया, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी,
रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लेस देन 1, ये कितनी होगी भाई? लेस देन 1। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लेस देन 1, ठीक है। 6, अगर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेस देन 1 है, ये वैल्यू 1 से कम, तो ससेप्टिबिलिटी, ये रिलेशनशिप पढ़ा था ना भाई, ठीक है, लास्ट टॉपिक में। तो ये वैल्यू कम है, 1 से कम है, ये 1 इधर आकर माइनस का होगा, तो हमारी ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी विल बी नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी कैसी आएगी? इसके अंदर नेगेटिव आने वाली है भाई, ठीक है। 7th पॉइंट, ससेप्टिबिलिटी रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1, ठीक है। 7th पॉइंट, ये टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड, डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डू नॉट ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी भाई, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। एक एक्सेप्शनल केस रहेगा बिस्मथ, जो कि लो टेम्परेचर पे डिपेंड, इसके अंदर वेरिएशन आएंगे केवल और केवल बिस्मथ के अंदर। बाकी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें डिक्रीज करें, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर। क्लियर बेटे? 8th प्रॉपर्टी भाई, 8th प्रॉपर्टी क्या है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कब बने? जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे, इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लॉस्ट बाय सब्सटेंस, सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिमूव कर दिया, इफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, देन substance loses its property of magnetism, property of magnetism। जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा भाई। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स, ठीक है। 9-8 हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। 8 के बेटे नोट्स बनाना, एग्जाम में एक आधी बार आ जाती हैं कि कौन सी किसके ऊपर डिपेंड करेगी। ग्राफ आ जाता है, टेम्परेचर, बिस्मथ। देखो ग्राफ का बड़ा ध्यान रखना भाई। 7th पॉइंट के अंदर जो आपका ग्राफ बनेगा, ग्राफ ये इस तरह से बनेगा भाई। ये ओरिजिन, ये टेम्परेचर, ये ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, ध्यान से। ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी? नेगेटिव, तो ओरिजिन से नीचे माइनस में ससेप्टिबिलिटी मिलेगी, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। एक्सेप्शनल केस कौन सा है हमारा? बिस्मथ, जो कि लो टेम्परेचर पे करेगा, ये भी ध्यान रखना बेटे, जो कि कहाँ पर करेगा? लो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एटम के पास खुद की डायपोल मोमेंट होगी, एटम के पास खुद की डायपोल मोमेंट होगी, ठीक है, जो कि डायमैग्नेटिक में नहीं होती थी। वो होती थी एटम के पास, बट इलेक्ट्रॉन के पास, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के पास होती थी। जब इलेक्ट्रॉन पेयर में होते थे तो वो कैंसिल हो जाती थी, ठीक है। बट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एटम के पास खुद की क्या होगी? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इन ए
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इंडिविजुअल एटम हैज इट्स ओन डाइपोल मोमेंट। इंडिविजुअल एटम के पास अपनी खुद की एक डाइपोल मोमेंट होती थी, ठीक है, हैज इट्स ओन डाइपोल मोमेंट। और कौन सी डाइपोल मोमेंट बेटे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा भाई, जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे, इनकी ये मैग्नेटाइज होंगे। When they are placed in external magnetic field, they get magnetized। किस डायरेक्शन में? डायमैग्नेटिक तो होते थे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। पैरामैग्नेटिक किधर होंगे भाई? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी इनके अंदर, ये किस डायरेक्शन में जाएंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, when external magnetic field is applied, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे they get magnetized in the direction of अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन आएगी और मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहाँ पर रहेगी, ठीक है। जस्ट डायमैग्नेटिक का ऑपोजिट, ठीक है। मैग्नेटाइज होंगे और फेबल मैग्नेटाइज मीन्स वीक मैग्नेटाइजेशन होगा। कैसा मैग्नेटाइजेशन होगा बेटे? वीक मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्लियर, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैग्नेटाइजेशन होगा। कैसा मैग्नेटाइजेशन होगा? वीक होगा। किस डायरेक्शन में होगा? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा। इसके बाद बेटे हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। Origin of paramagnetic substance। Origin of paramagnetic substance। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ओरिजिन हमें पढ़ना है। भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कैसे बनते हैं? तो देखो अभी हमने किया था कि एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये क्या है? एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इंडिविजुअल एटम के पास खुद की कुछ न कुछ क्या होगी? डाइपोल मोमेंट होगी। ये अलग अलग एटम है और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है बेटे 1 मीटर क्यूब में कितने एटम होते हैं? 10⁻²9 एटम होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर एटम हैं जिनकी डायरेक्शन कैसी है? जिगजैग डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है? जिगजैग डायरेक्शन है। किसी की डाइपोल मोमेंट ऊपर है, किसी की डाइपोल मोमेंट नीचे है। ये इस तरह से बहुत सारे एटम हैं और उनके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट किधर बना? इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट था उसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड, इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड साइड, किसी में डाउनवर्ड, किसी में लेफ्ट हैंड साइड, किसी में ईस्ट, किसी में वेस्ट, है या नहीं है? ओवरऑल यहाँ पर हमारे जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट है, देखो अपवर्ड डाउनवर्ड सभी डायरेक्शन अलग अलग है, जिगजैग पाथ है,
डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। किसी की ईस्ट डायरेक्शन, किसी की वेस्ट, किसी की नॉर्थ, किसी की साउथ, कोई अपवर्ड कोई डाउनवर्ड। ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट, वेक्टर्स के अलग अलग डायरेक्शन है, ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 इन द एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में, मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी भाई, 0। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी, 0 आएगी। कब, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, क्योंकि ये सभी जिगजैग पाथ पे हैं, ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है, खुद का तो है मैग्नेटिक मोमेंट, पर ओवरऑल कौन सी डायरेक्शन ले भाई, दोनों सभी एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इसीलिए ये हो जाएगा टोटल या नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 0। अब इसी डायग्राम में बेटे मैं समझा रहा हूं, when external magnetic field is applied, suppose external magnetic field हमने अप्लाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया भाई, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमारे एटम्स थे, इनकी मैग्नेटिक मोमेंट, इन एटम्स की मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप को शिफ्ट करेगी, एडजस्ट करेगी, अलाइन करेगी, किस डायरेक्शन में, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये सभी जो डाइपोल्स थे या सभी की मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप को किधर शिफ्ट करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये रोटेट होकर ऐसे हो जाएगा, ये रोटेट होकर ऐसे हो जाएगा, ये भी इस तरह से, सभी की डायरेक्शन, सभी एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेंगे ये। तो बेटे यहां पर अब कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बना या नहीं बना, बना, किधर बना, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बना। क्लियर हुआ भाई, ठीक है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज, नाउ वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज। तो बेटे पहली प्रॉपर्टी हमारी जो रहेगी, आपने पढ़ा है, हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है भाई नॉर्थ साउथ। हमने एक मैग्नेट को या एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड कर दिया। जब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते थे तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई होता था उसके परपेंडिकुलर एडजस्ट करता था। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर होता तो ये किधर जाता, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किधर जाता, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जाता। पैरामैग्नेटिक में ये किधर जाएगा, पैरेलल, पैरेलल टू द, ये फ्रीली सस्पेंड किया हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, सॉरी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, ये अपने आप को किधर एडजस्ट करेगा, किधर अलाइन करेगा, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर भाई। दूसरी प्रॉपर्टी बेटे ये है हमारी कि हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और इस पोर्ट के अंदर ये एक बीकर है या एक कप है। इस कप के अंदर हमने
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भर दिए। क्या भर दिया बेटे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भर दिए। और ये डिस्टेंस बहुत कम है, 2 मिलीमीटर टू 3 मिलीमीटर, बहुत कम डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा? सेंटर पे बहुत ज्यादा मिलेगा बेटे हमें। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा हमें? बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहाँ पर रहना चाहेंगे? इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। किधर रहना चाहेंगे? दे हैव टेंडेंसी टू स्टे इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रहना चाहते हैं। अब इसी को देखो, अगर हमने ये डिस्टेंस ज्यादा कर दिया भाई, मोर देन दिस, ज्यादा कर देंगे तो ये पोल के नजदीक आ जाएंगे। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहां पर आ जाएंगे? पोल के नजदीक, क्योंकि अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां पर होगा? नियर द पोल्स। पोल्स पे स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये किधर रहना चाहते हैं? नियर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनको कहां मिलने वाला है? अब पोल्स के ऊपर मिलेगा। कम डिस्टेंस पे सेंटर में और ज्यादा डिस्टेंस पर पोल्स में। क्लियर हो गई दो डेफिनेशन, दो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है भाई, यू ट्यूब है। इस यू ट्यूब के अंदर हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फिलअप कर दी। यू ट्यूब के अंदर क्या फिलअप कर दिए भाई? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फिलअप कर दिए। और एक तरफ हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, नॉर्थ साउथ का मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो बेटे इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस थे वो तो यहाँ से कंप्रेस हो जाते थे और इधर लेवल इंक्रीज हो जाता था। इधर कंप्रेशन हो जाती थी और इधर लेवल इंक्रीज हो जाता था। पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होगा बेटे? इधर कंप्रेस हो जाएगा और इधर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या है? ये कहाँ रहना चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनको मिल गया तो ये इधर आना चाहेंगे, इसीलिए इधर से कंप्रेशन हो जाएगी और इधर ये इसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, तीन प्रॉपर्टी आपने की। चौथी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी है, नोट डाउन करना चाहते हो बेटे? आपकी बुक में सब कुछ गिवन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता है। आई होप आप सभी के समझ में आ रहा होगा। और बेटे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप इमीडिएटली अपनी प्रॉब्लम सेंड किया करो। ठीक है, ओके। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी जो है, जब हमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं, जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया, ठीक है। डायमैग्नेटिक के अंदर क्या था भाई? डायमैग्नेटिक में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बाहर से निकल जाती थी या नहीं निकल जाती थी? इसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होगा भाई? पैरामैग्नेटिक के अंदर ये रहेगा नॉर्थ साउथ। अगर हमने कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहां पर रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेफर टू पास थ्रू इट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना हो सकेंगी उसके सब्सटेंस के अंदर से जाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है बेटे, फिफ्थ प्रॉपर्टी रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन 1। रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की? ग्रेटर देन 1। अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी ज्यादा है, ग्रेटर देन 1, देन ससेप्टिबिलिटी, ये वैल्यू ज्यादा है 1 से, ये इधर आकर माइनस होगा, ओवरऑल क्या मिलेगा? प्लस। तो ससेप्टिबिलिटी विल बी पॉजिटिव। ससेप्टिबिलिटी कैसी रहेगी हमारी? पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी रहेगी। सेवंथ बेटे, सेवंथ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमें बतानी होती है। टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी का क्या रिलेशनशिप रहेगा? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी विल डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी
डिक्रीज। बेटे इसके ग्राफ में बहुत कंफ्यूजन होता है, ग्राफ में कंफ्यूजन होता है। आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप ध्यान से समझना एक चीज, ठीक है। कंफ्यूजन के लिए दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक तो सीधा कहते टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी के बीच में ग्राफ बनाना है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर सॉरी ये ससेप्टिबिलिटी और ये टेम्परेचर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ग्राफ बनेगा। कब बनेगा, जब ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर दे रखा हो बेटे। और एग्जाम में कई बार आ जाता है कि 1/ससेप्टिबिलिटी, इनवर्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाना है, तो उस टाइम पे बेटे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। 1/ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। बड़े ध्यान से उतारना बेटे इन दोनों क्वेश्चंस को, कि टेम्परेचर के साथ दो क्वेश्चन बनते हैं, ससेप्टिबिलिटी के ग्राफ में दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला दे सकता है टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी के बीच में ग्राफ बना, तो टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये होगा, आपको पता है। अब दूसरा क्वेश्चन किस तरह से दे सकता है, टेम्परेचर और इनवर्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी। तो इनवर्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी ये तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इनवर्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर की कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे, ठीक है। आगे समझ में। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम रिमूव कर दें तो क्या इफेक्ट रहेगा, क्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर प्रॉपर्टी रहेंगी, मैग्नेटिज्म रहेगा, नहीं रहेगा भाई, ठीक है। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म will not be there in the substance, सब्सटेंस के अंदर, सब्सटेंस के अंदर बेटे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म जो है वो अब नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे ये हमने 8 पॉइंट्स पढ़े, 8 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। आई होप आपके समझ में आया होगा बेटे, ठीक है, ओके। अब हम करेंगे इसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन रहेगा, वाई ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, susceptibility of diamagnetic substance do not depend on temperature। हमने पढ़ा था बेटे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी जो होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और इसका हमने ग्राफ भी बनाया था, ध्यान हो तो इसी वीडियो के अंदर। तो बेटे इसका आंसर जो रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट जो है एटम की, वो थर्मल मोशन से इफेक्ट नहीं होगी। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इट विल बी नॉट अफेक्टेड बाय थर्मल मोशन, ठीक है। तो आंसर लिखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट in the atoms of diamagnetic substance, induced magnetic moment of diamagnetic substance do not depend upon thermal motion, do not depend upon thermal motion, ठीक है, thermal motion of
एटम्स। एटम्स के थर्मल मोशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी। दैट्स व्हाई ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। बेटे फिर से क्या है कि व्हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हाई ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करती? क्योंकि बेटे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट जो एटम के अंदर आई है ना 2dm, ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट है, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द थर्मल मोशन। वो किससे इफेक्ट नहीं होती? थर्मल मोशन से। और थर्मल मोशन मींस अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल मोशन आएगा। दैट्स व्हाई ससेप्टिबिलिटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्लियर बेटे? फिर कर लिया नोट बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाई ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस susceptibility of paramagnetic substance depend on temperature। susceptibility एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की हमने पढ़ी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के क्या थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो बेटे देखो, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उनके अंदर एटॉमिक जो हमारी डायपोल मोमेंट है उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। क्या आएगी उनके अंदर? कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी। और इससे जो हमारा डायपोल है वो डिसओरिएंट हो जाता है। इससे डायपोल क्या हो जाता है? डिसओरिएंट। उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ससेप्टिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और क्या होती है? ये डिक्रीज होती है, इनवर्सली है ना। ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। व्हाई ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कैसे करेगी? ये इनवर्सली है, हमने पढ़ा। तो ये डिक्रीज क्यों होती है? व्हाई इट डिक्रीज विद टेम्परेचर? तो बेटे टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करेंगे एटॉमिक डायपोल मोमेंट के अंदर क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगी। और वो क्या करेगी? दिस विल डिसओरिएंट द डायपोल। ये डायपोल को डिसओरिएंट करेगी, ठीक है। तो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, द एटॉमिक डायपोल मोमेंट एक्वायर्स, क्या आएगी उसके अंदर भाई? काइनेटिक एनर्जी। एटॉमिक डायपोल मोमेंट के अंदर क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। और ये क्या करेगा? दिस डिसओरिएंट्स द मोमेंट। ये क्या करेगा? मोमेंट को डिसओरिएंट द डायपोल। ये डायपोल को करेगा भाई डिसओरिएंट। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटे कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक डायपोल मोमेंट के अंदर क्या आएगी? कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी। और ये डायपोल को क्या कर देगी? डिसओरिएंट कर देगी। क्लियर बेटे? ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है बेटे, सुपर कंडक्टर्स जो हैं यूनिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। सुपर कंडक्टर्स आर यूनिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हाई superconductors are यूनिक और एक्सोटिक बोलते हैं, एक्सोटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सुपरकंडक्टर्स जो हैं वो यूनिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों होते हैं? तो बेटे देखो, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस कैसा हो जाता है? लो रेसिस्टेंस हो जाता है या नहीं हो जाता?
भाई सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर चेंज करने लगे तो लो टेम्परेचर के ऊपर उनका रेसिस्टेंस कैसा हो जाता है? जीरो रेसिस्टेंस हो जाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, ये हमने एक सब्सटेंस रखा था, ये नॉर्थ ये साउथ, तो इधर नॉर्थ बन जाता था और इधर साउथ हो जाता था। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब्सटेंस के अंदर से पास होती थी किया था हमने ये। तो बेटे यहाँ पर क्या होगा, अगर सुपर कंडक्टर है तो यहाँ से कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल हो जाएंगी, यहाँ से कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? रिपेल हो जाएंगी, ठीक है। और इनके अंदर रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी आ जाएगी? जीरो। अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी जीरो आई तो ये क्या हो जाएगा? ससेप्टिबिलिटी कितनी हो जाएगी? ससेप्टिबिलिटी विल बी -1 होगी या नहीं होगी? ये जीरो, रिलेटिव परमिएबिलिटी जीरो होगी तो इसको इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी कितनी हो जाएगी? -1। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? मिजेनर इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज नोन एज मिजेनर इफेक्ट, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं हम, क्या क्या है आपके समझ में आया होगा। एट वेरी लो टेम्परेचर, इसका आंसर रहेगा बेटे एट वेरी लो टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का रेसिस्टेंस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज जीरो हो जाता है। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा है कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? जिनका लो रेसिस्टेंस के ऊपर, सॉरी लो टेम्परेचर के ऊपर रेसिस्टेंस कितना हो जाए? जीरो। जैसे मरकरी का एग्जांपल लिया, 4.2 केल्विन के ऊपर मरकरी के अंदर रेसिस्टेंस कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। वो कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करती। तो ये फिनोमिना होता है। इसका क्या इफेक्ट होगा बेटे? इसका इफेक्ट ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कंप्लीटली एक्सपेल्ड ड्यू टू दिस magnetic field lines completely expelled। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? कंप्लीटली एक्सपेल्ड, उस सब्सटेंस से बाहर से जाएंगी। कंप्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम सुपर कंडक्टर्स, कंप्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होगा बेटे? रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ससेप्टिबिलिटी विल बिकम -1। दिस फिनोमिना इज नोन एज मिजेनर इफेक्ट। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? मिजेनर इफेक्ट। क्लियर हुआ बेटे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होंगे बेटे जिनके अंदर खुद का कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। इंडिविजुअल एटम हैव सम डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और जब हम इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे, जब हम इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे, इनके अंदर मैग्नेटिज्म आएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म आएगा, ठीक है। कोई भी हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आएंगी और वो मैग्नेटिज्म कैसा होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज, इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? या ये जो सब्सटेंस होंगे इनको क्या कहेंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्या होते हैं? इंडिविजुअल एटम्स हैव
some dipole moment, इंडिविजुअल एटम के अंदर कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होगी, ठीक है। एंड व्हेन वी प्लेस देम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, व्हेन वी प्लेस देम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे एक्वायर या they get strongly magnetized in the direction of applied magnetic field। किस डायरेक्शन में जाएंगे भाई? ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे। दिस फिनोमिना इज नोन एज, या ये जो सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है उनको क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और हम यही यूज करते हैं भाई, यही यूज करते हैं। इनके अंदर हमारा जो एग्जांपल रहेगा वो बेटे आयरन, निकल, कोबाल्ट, आयरन, निकल, कोबाल्ट और एंड देयर एलॉयज, और इनके अलॉय, ठीक है। एलॉय कौन से होते हैं? जैसे एल्निको, ठीक है, एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम, कॉपर, ठीक है, सॉरी, एल्यूमिनियम, निकल, आयरन, कॉपर, इनका मिक्सचर जो होता है इसको क्या कहते हैं? इनका जो अलॉय होता है उसको क्या कहते हैं? एल्निको कहते हैं। तो बेटे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और ये उसके एग्जांपल, ठीक है। हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ओरिजिन, ठीक है, कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या कुछ होने वाला, या फिर एग्जाम के अंदर इसका दूसरा नाम दे सकते हैं डोमेन थ्योरी। एग्जाम के अंदर इसका दूसरा नाम किस तरह से आ सकता है? डोमेन थ्योरी से आ सकता है, ठीक है। तो बेटे आपने पढ़ा है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होगा? इंडिविजुअल एटम के पास खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इंडिविजुअल एटम के पास अपना खुद का क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास होता है। फिर इसके बाद क्या होता है बेटे? इसके बाद ये होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट वो अपने नेबरिंग के जो एटम है, नेबरिंग के एटम हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जैसे ये एटम है तो ये अपने नेबर के साथ, ये नेबरिंग एटम है, इन नेबरिंग एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और इनको, इन सभी एटम्स की डाइपोल मोमेंट को एक डायरेक्शन में अलाइन करवा देगा, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज डोमेन। और ये जो कंप्लीट फिनोमिना हुआ, ये अलाइन हुआ, इसको क्या कहेंगे? रेंडर कपलिंग। दिस इज नोन एज रेंडर कपलिंग। फिर से बेटे इंडिविजुअल एटम के पास क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा। वो क्या करेगा? अपने नेबरिंग पार्टिकल के साथ, नेबरिंग एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा और उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन करवा देगा ताकि उन सभी एटम्स की मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो जाए, ठीक है। ये जो रीजन बना इसको क्या कहते हैं हम? डोमेन, ठीक है। और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? दिस फिनोमिना इज नोन एज रेंडर कपलिंग या एक्सचेंज ऑफ कपलिंग। तो वर्ड्स में लिखते हैं डोमेन कैसे बनते हैं? इंडिविजुअल एटम हैव इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट। इंडिविजुअल एटम की खुद की कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगी, ठीक है। एन एटम interacts with its neighboring
interacts with its neighboring atoms and एक एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड अलाइन इन ए कॉमन डायरेक्शन। अलाइन इन ए कॉमन डायरेक्शन मीन्स क्या है बेटे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी एटम इस एटम के इंटरेक्ट में आए, उन सभी के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या कर देगा, एक कॉमन डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन कर देगा। ठीक है, ये कॉमन डायरेक्शन ओवर ए माइक्रोस्कोपिक रीजन, एक मैक्रोस्कोपिक रीजन, थोड़े बड़े रीजन के अंदर ये होगा। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज डोमेन। दिस रीजन इज नोन एज डोमेन। इस रीजन को हम क्या नाम देंगे, दिस रीजन इज नोन एज डोमेन। इस रीजन को क्या कहेंगे बेटे, हम डोमेन कहेंगे। ठीक है, और ये जो फिनोमिना होता है इसको क्या कहेंगे, एक्सचेंज कपलिंग। दिस फिनोमिना is known as exchange coupling। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे भाई, एक्सचेंज कपलिंग। ठीक है बेटे, समझ में आया कि इंडिविजुअल एटम की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगी, एक एटम नेबरिंग एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा और उनको एक कॉमन डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ठीक है, और इस रीजन को क्या कहेंगे, हम डोमेन कहेंगे, और इस कंप्लीट फिनोमिना को क्या कहेंगे, हम एक्सचेंज। फिर इसके बाद क्या है बेटे, ध्यान से समझना इसको, बिल्कुल एग्जाम में आता है। What is the size of this domain? The size of domain is 1 मिलीमीटर। कितना साइज होता है, 1 मिलीमीटर। और एक डोमेन के अंदर कितने एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन ए डोमेन। एक डोमेन के अंदर 10⁻10 से 10⁻11 एटम्स हो सकते हैं। कितने एटम होंगे, 10⁻10 से 10⁻11 एटम एक डोमेन के अंदर हो सकते हैं। क्लियर हुआ, डोमेन क्या होता है। ठीक है, कि एक एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा, उनको मनाएगा कि हम सभी एक डायरेक्शन में, हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एक हो जाए। वो जो रीजन बनेगा उस रीजन को क्या कहेंगे, हम डोमेन कहेंगे। और डोमेन का साइज कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 1 मिलीमीटर। और एक डोमेन में कितने एटम्स होंगे, 10⁻10 से 10⁻11 तक हो सकते हैं। ठीक है बेटे, और इस कंप्लीट फिनोमिना को हम क्या कहते थे, एक्सचेंज रेंज। ठीक है, अब देखो, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, सॉरी, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया होता, ये हमने एक सब्सटेंस लिया, ध्यान से समझना बेटे, ये हमने एक सब्सटेंस लिया। इस सब्सटेंस के अंदर ये एक डोमेन बना और उस डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई। क्लियर, ये एक डोमेन बना, इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। एक डोमेन ये बना, इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। एक डोमेन ये बना, इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे डोमेन्स बनेंगे, और बना लो। एक डोमेन ये बना भाई, इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। एक डोमेन ये बना, इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। एक डोमेन ये बना, इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। एक डोमेन ये बना, इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। अलग अलग डोमेन में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अलग अलग हो गई। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो
ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस के अंदर ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो। भाई किसी की डायरेक्शन अपवर्ड, किसी की डाउनवर्ड, किसी की कोई डायरेक्शन, किसी की कोई डायरेक्शन, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी बेटे? जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर हम क्या करेंगे भाई? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। क्या करने वाले हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेटे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे, नोट करना है, कर सकते। अब क्या होगा जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे? व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, all domains align themselves in the direction of applied magnetic field। सभी के सभी डोमेन्स किस डायरेक्शन में चले जाएंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और सभी की मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एक हो जाएगी। हेंस देयर इज ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्स, और इसके अंदर ओवरऑल एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगी। तो इसको वर्ड में लिखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, all domains align in the direction, किस डायरेक्शन में भाई? in the direction of align themselves, align themselves in the direction of applied magnetic field, applied magnetic field की डायरेक्शन में अपने आप को ये अलाइन कर लेंगे। hence नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज डेवलप, इसके अंदर कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगी। क्लियर हो गया भाई? आ गया समझ में? ठीक है, ये दो मेथड से होता है, दो मेथड से होता है। पहला मेथड हमारा कौन सा है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ डोमेन्स which are in the direction of applied magnetic field and reduce the size of other domains which are not in the direction of applied magnetic field। ठीक है भाई? इस टाइम पे क्या होगा? जो डोमेन्स हमने ये डायग्राम बनाया था, हमने ये इधर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये हमने बना लिया भाई इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, कौन से डोमेन का साइज बढ़ेगा? उस डोमेन का साइज बढ़ेगा जो मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। इस डोमेन का साइज तो इंक्रीज होता जाएगा, और बेटे जो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, उन डोमेन्स का साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो ये होगा। इसके अंदर एक दूसरा मेथड भी होगा इसके साथ साथ। दूसरा मेथड ये होगा भाई, इसको नोट करो, फर्स्ट को करो जल्दी। ठीक है, दूसरा मेथड ये होगा भाई,
डोमेन्स रोटेट टिल देयर डोमेन्स जो है वो रोटेट भी होंगे। ये डोमेन्स था, इसके अंदर रोटेशन होगी, साइज तो कम होगा ही होगा और इसके अंदर रोटेशन भी होगी। डोमेन्स रोटेट टिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन domains rotate till their magnetic moment's direction is along the applied magnetic field। डोमेन्स कब तक रोटेट होंगे? जब तक उनके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं हो जाती, साइज रिड्यूस होगा और रोटेशन होगी। ठीक है। प्रॉपर्टीज तो बेटे इसकी सेम प्रॉपर्टी होंगी जो पैरामैग्नेटिक की होती है, सेम वही प्रॉपर्टी होंगी जो पैरामैग्नेटिक की होती है। जैसे ये हमेशा एक पॉट के अंदर अगर हम रखते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो ये कहाँ पर जाएगा? ये वीकर में नहीं, कहाँ जा रहा था? पैरामैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग में जा रहा था, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। ठीक है। फिर अगर हमने इसको एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया, तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से पास होंगी? इनसाइड दिस सब्सटेंस, इस सब्सटेंस के अंदर से पढ़ा था, ये भी आपने पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है। फिर इसके अंदर जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ये आएगा भाई कि यहाँ पर जैसे हमारी ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती थी और अप्रोक्सीमेट 1 होती थी, 1 और 2 के बीच में होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी। ठीक है। बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो प्रॉपर्टी थी ना भाई, जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ये भी टेम्परेचर के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करेगा। मीन्स वही प्रॉपर्टी है जो पैरामैग्नेटिक की थी। ठीक है। बट टू ए हायर एक्सटेंट, एक हायर एक्सटेंट पर। ठीक है। इसके अंदर टेम्परेचर का फिनोमिना आपने पढ़ना है। टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर के हमने बताया है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस changes into पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किस में चेंज हो जाते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाए? फेरोमैग्नेटिक में हो जाए, सॉरी फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर को कहने वाले हैं बेटे हम क्यूरी टेम्परेचर। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं? सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स होते हैं बेटे जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो फेरोमैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती थी, और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं उसी टाइम पे अगर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाए, दैट
उन सब्सटेंस को क्या कहेंगे? सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। उनको क्या कहेंगे? सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स क्या होंगे? व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम रिमूव करते हैं, देन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस loses its property of magnetism, loses its property of magnetism। ये अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। इसका एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, ठीक है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये होते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। और हार्ड फेरोमैग्नेट्स क्या हो जाएंगे भाई? इसको नोट करो। हार्ड फेरोमैग्नेट्स क्या हो जाएंगे? हार्ड फेरोमैग्नेट्स जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट लूजेस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। जो सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म बना था वो खत्म नहीं होगा, उन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका एग्जांपल हमारा क्या रहेगा बेटे? एग्जांपल रहेगा एल निको। ये एग्जाम में पूछा गया है, हार्ड फेरोमैग्नेट का एग्जांपल बताओ। एल निको, ठीक है। एल्यूमिनियम, निकल, आयरन, क्रोमियम, कॉपर का ये मिक्सचर होता है।